This program is co-sponsored by MMR Group, present 52nd Avenue Project. MMR Group, building beyond excellence. शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ. Urban Woods, inspired by your dreams. नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। द डिबेट में आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के महामंथन की। यह महामंथन उस तरह से है, चुनाव भले ही 2 साल के बाद हो, 2 साल से थोड़ा सा वक्त कम बचा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी से बड़ा मैसिव प्लानिंग स्ट्रेटजी शुरू कर दी बनानी। तो 2019 के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग क्या है, उनकी रणनीति क्या है, किन मुद्दों को आगे बढ़ाएंगे, किन लोगों को आगे बढ़ाएंगे, कौन सी जातियां आगे बढ़ाई जाएंगी, कौन से मसले को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या हिंदुत्व का कार्ड चला जाएगा, डेवलपमेंट की बात होगी, जीएसटी की बात होगी, डिमोनेटाइजेशन की बात होगी, चाइना और पाकिस्तान पे जो बॉर्डर पे कन्फ्लिक्ट चल रही है उस पर उसको मुद्दा बनाया जाएगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी के मन में क्या चल रहा है। बहुत से पॉलिटिकल गैलरीज में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मीडिया हाउसेज में, तमाम सब लोगों के बीच, यहाँ तक कि आपकी चाय की दुकानों में भी ये चर्चा होती है कि 2019 में क्या होगा। तो आज बहुत तसल्ली का दिन है, क्योंकि आज कोई बहुत ऐसे ज्वलंत मुद्दे नहीं हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि इस विषय पर हम लोग आज डिबेट करें कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या होगी। ये ऐसा सवाल है जो सबके दिमाग में है, सबको मथ रहा है। हर कोई समझना चाहता है कि 2019 में बीजेपी का मूव क्या होगा। समाजवादी पार्टी भी टकटकी लगाए देख रही है, बीएसपी भी उसी धाक में है, और कांग्रेस भी बैठी है कि जो बीजेपी करेगी हम लोग उसका उल्टा करेंगे। तो बीजेपी क्या कर रही हो तो किसी को बताती नहीं है, न रणनीति उनकी कोई जानते हैं। लेकिन कुछ मूव ऐसे पॉलिटिकल मूव होते हैं जिनसे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो हम लोग, यानी हमारे जैसे पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट लोग, ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो पॉलिटिकल मूव, जो मुद्दे मूव कर रहे हैं, उनकी दिशा किधर जा रही है। क्योंकि वही दिशा ये तय करते हैं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी का मेजर स्ट्रेटजिक पॉलिटिकल मूव क्या होगा, यानी किस विचारधारा, किन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब 2 मसले मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। 29, 30 और 31 यानी 3 दिन के उत्तर प्रदेश के प्रवास पर भारतीय जनता पार्टी के शाह, यानी भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्ट्रेटजिस्ट, मुख्य रणनीतिकार और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ रहेंगे। लखनऊ में इसके पहले वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 3-3 दिन का प्रवास कर चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2019 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 दिन लखनऊ में रहना ये बताता है कि बीजेपी यूपी को लेकर कितना सीरियस है। एक तो अमित शाह की बात हुई। अब 2 महीने के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा दौरा अयोध्या होने जा रहा है। कल वो अयोध्या में होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अयोध्या का जैसे ही नाम आता है, अपोजिशन हाई अलर्ट में आ जाता है, उनकी लाल बत्तियां जल जाती हैं कि योगी जी दोबारा क्यों जा रहे हैं, क्या मकसद है। तो 2 तरह की बातें चल रही हैं इसमें भी। आज विस्तार से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस बहस का मकसद समझ पाएँ। तो कुछ वक्त दीजिए ताकि मैं आपको ये ब्रीफ कर पाऊँ कि ये बहस मैंने बुलाई क्यों है। उसके 2 मायने हैं। कुछ लोगों का ये दावा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना विधानसभा का चुनाव अयोध्या से लड़ेंगे। अब ये किसके मन में क्या है, ये तो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी बेहतर जाने, लेकिन एक इस तरह की चर्चा देखने को मिली है, क्योंकि लगातार दूसरी बार अयोध्या की विजिट करना ये थोड़ा अलर्ट करता है। और दूसरा, क्या अयोध्या बार बार जाकर योगी जी संदेश क्या देना चाहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट और हिंदुत्व के मुद्दे को फिर से आगे बढ़ाएगी, क्या उसी विचारधारा के साथ आगे चलेंगे। तो ये सब बहुत से सवाल हैं कि बीजेपी का 2019 का पॉलिटिकल मूव क्या होगा, क्योंकि वही ये मूव तय करेगा कि यूपी की राजनीति किधर जाएगी। क्योंकि 80 में 73 सांसद जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज है,
उसका उत्साह का रीजन भी है क्योंकि यूपी उन लोगों ने जिस तरह से जीता है उसके बाद बाकी विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं। तो आज मैंने एक बड़ी बहस को आमंत्रित किया है और मेरे साथ बहुत खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुजन समाज पार्टी से उम्मेद सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथ आरिफ महमूद, राष्ट्रीय लोकदल के उत्तर प्रदेश की यूनिट के उपाध्यक्ष हैं, और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और यूपी सरकार में मंत्री रहे रविदास मेहरोत्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफजल अब्बास साहब दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ लाइव हैं, और थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हेमंत जी, मैं इस कार्यक्रम को आज आपसे शुरू करना चाहता हूँ और मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिन मुद्दों का जिक्र और जिन पॉलिटिकल आउटफिट्स का जिक्र अभी मैंने अपने ओपनिंग इस बातों में कही, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वही मूव होगा या आप मानते हैं कि इसके इतर भी बीजेपी की कोई प्लानिंग है? देखिए, एक बात तो मान के चलिए कि यह मोदी और शाह युग की भाजपा है। ये पहली वाली भाजपा नहीं है जिसमें भोजन और विश्राम को भी उतनी तवज्जो दी जाती थी जितनी मंथन और चिंतन को दी जाती थी। यहाँ मंथन और चिंतन पर ज़्यादा वक्त अब दिया जा रहा है बजाय जो दूसरी चीज़ें थीं। और मोदी और शाह ने एक बात तो साबित किया है, चाहे उनके पार्टी के भीतर के लोग हों उनके लिए या फिर अपोजिशन के लोग हों उनके लिए, कोई जो कुछ भी लाते हैं कम से कम सियासी रसायन के ऐसे सम्मिश्रक उनके पास होते हैं जो पूरा उनको एक बृहद आकार देते हैं और उसमें सफल होते हैं। उन्होंने लगातार साबित किया। 2014 के पहले भी लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक बड़ी चीज़ आप अगर अध्ययन करें पिछले नतीजों का और उनकी रणनीतियों का, तो जितना वो अपनी स्ट्रेटजी पर काम करते हैं उनको क्या करना है, उतना अब वो अपोजिशन की जो खामियां हैं या जैसे अपोजिशन पे पिल पड़ता है कुछ पर्टिकुलर इश्यूज को लेकर के, वो उसका जो बोनस है उसको साथ जोड़ के चलते हैं। इसलिए उनको अपना जो काम करना है उसके लिए उनको ज़्यादा वक्त मिलता है। आप देखिए जितने मेजर इश्यूज आए, चाहे नोटबंदी हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, या इस तरह का कोई भी डिसीजन जो उन्होंने लिया, जीएसटी हो, जीएसटी पर भी हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि अभी इस पर रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक और उसके बाद जब नोटबंदी हुई तो मुख्य मुद्दे आपके हिसाब से जीएसटी। मैं 1 मिनट बता रहा हूं आपको, बस 1 मिनट में जी। ये दोनों जब इश्यूज आए तो लोगों ने कहा सरकार ढह जाएगी, यूपी इलेक्शन तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जनता जवाब दे देगी। जनता ने जो जवाब दे दिया उनका उत्साह बढ़ गया। इसलिए कुछ न कुछ तो ऐसा लेके आएंगे जो एक सम्मिश्रित रणनीति होगी सियासत की, जैसे अभी आपने जो जिक्र किया, जिसको मैं पिछले 20 सालों से सबसे दो अहम एजेंडे मानता हूँ, वो अयोध्या है। अयोध्या को आपने पिछले 20 साल के चुनावी जो इनका एजेंडा रहा हो, मैनिफेस्टो रहा हो, उसमें लास्ट बट 1, लास्ट बट 2, लास्ट बट 3 पे देखा होगा। लेकिन योगी का बार बार वहाँ जाना और आपने अच्छी आपकी एक जो पॉलिटिकल, इसको मैं कहूँगा कि संभावना जो आपने व्यक्त की, मुझे इस बात की परम प्रत्याशा है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या को अपना विधानसभा क्षेत्र बना सकते हैं। राकेश त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आप उस वक्त हम लोग से कनेक्ट नहीं थे, अभी अभी आप जुड़े हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अमित शाह जी 29, 30 और 31 को लखनऊ में हैं और योगी जी कल अयोध्या जा रहे हैं, तो क्या मैं मान लूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2019 की तैयारी में पूरी तरह से मैदान में आ गई है? और किन मुद्दों के आधार पर आप इस बार 2019 में चुनाव में जाना चाहेंगे? देखिए ब्रजेश जी, चुनाव तो क्रम है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक दल के तौर पर चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तौर पर ही हम देखते हैं। केवल चुनाव के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है। चुनाव में तैयारी 2 साल पहले से ही हमने शुरू कर दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, स्थानीय निकाय के चुनाव हो या अब लोकसभा का चुनाव हो। लोकसभा के चुनाव के लिए मुद्दा फिर वही होगा जो चुनाव के लिए 2014 में था, विकास, विकास और केवल विकास। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी का वर्ष हम मना रहे हैं, अयोध्या कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं, और हमने बिल्कुल मुद्दा है, सांस्कृतिक विरासत का मुद्दा है। और हमेशा हमने कहा नाम है विकास का और काम कुछ और, उचित सम्मान मिलना चाहिए। नाम विकास का ले रहे हैं। देखिए, ये हिडन एजेंडा मत बताइए, आप मुझे बताइए कि आपका कोर स्ट्रेटजी क्या है चुनाव में इस बार? क्योंकि 2 साल पहले से इतनी मैसिव कैंपेनिंग और प्लानिंग कर लेना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3-3 दिन लखनऊ में रहना, ये थोड़ा सा मायावती और अखिलेश यादव को परेशान कर रहा है ना।
देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यपद्धति का हिस्सा है पूर्व योजना, पूर्ण योजना, प्री प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग। और अमित शाह जी केवल उत्तर प्रदेश आ रहे हैं ऐसा नहीं है। अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पूरे देश भर में संगठनात्मक प्रवास कर रहे हैं। संगठन की गतिविधियां कैसे बढ़े, संगठन का विस्तार कैसे हो, गुणवत्ता का सुधार कैसे हो, कार्यकर्ता कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित हो और राजनीतिक कार्यकर्ता अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका संगठनात्मक प्रवास तय किया है। और पूरे देश में वो 3 दिवसीय प्रवास कर रहे हैं। इन 3 दिवसीय प्रवासों में हर राज्य में जाकर के वहां के कार्यकर्ताओं से मिलना, उनके साथ फीडबैक को शेयर करना और नेतृत्व की अपेक्षाओं से अवगत कराना। केंद्र में जिस तरह की हमारी सरकार चल रही है और आज सुखद क्षण है कि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा, गौरवान्वित करेगा। थैंक यू राकेश जी, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। राकेश जी, मेरे साथ उम्मेद सिंह जी मौजूद हैं स्टूडियो में, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं। उम्मेद जी, स्वागत है आपका। मैंने देखा कि पिछले 2 दिनों से मायावती फिर से बहुत आक्रामक होने की कोशिश कर रही हैं। इस्तीफे के बाद उन्होंने 18 तारीख की डेट को एक लैंडमार्क डेट बना दी है और हर महीने। इसके पहले मुझे याद है कि जिस दिन काउंटिंग हुई थी उस दिन को उन्होंने ईवीएम का काला दिवस मनाया था और ये कहा था कि हर महीने धरना प्रदर्शन करेंगे। वो भूल गए आप लोग, वॉश आउट हो गया, फेल हो गई वो योजना मायावती की। अब 18 तारीख को इन्होंने मुद्दा बना दिया और खुद भी जाएंगी। तो मैंने तो बहुत समय बाद देखा कि मायावती राजनीति के मैदान में खुद आई हैं। तो आपकी रणनीति भी शुरू है, यही है कि जनता के बीच ही रहेंगी मायावती? हाँ, निश्चित तौर पे ये प्लान बना है और उन्होंने दिल्ली बुलाया सबको। उन्होंने मजबूर होकर प्लान बनाई? नहीं, मजबूर होकर के नहीं। ये तो देखिए, ये तो मजबूत होकर के, वो अभी मजबूत होकर के बनाई हैं। ये मजबूरी नहीं है। राकेश जी, नोट करिएगा आप, मजबूत होके बनाई हैं। अभी बहुत मजबूत हुआ, अभी संगठन भी मजबूत हुआ है। अभी बहुत सारे लोग कुछ गए हैं, कुछ आए हैं इसमें, और कार्यक्रम चलेगा, बहुत मजबूती से चलेगा। धरातल से बसपा का कार्यक्रम नीचे से लेकर ऐसा क्या हो गया कि मायावती ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया? इतना तो पैनिक नहीं ये था। तो निश्चित ये माना जा रहा है कि चूंकि रिपीट नहीं हो सकती जिस थी वो जगह सदन के भीतर, तो अब आपने ये पॉलिटिकल मूव है। जिस जगह पे गरीब का, किसान का, दबे कुचले और दलित के बारे में अगर उनको बोलना है और बोलने से मुंह बंद किया जाता है, तो वहां बैठ करके 6 और सांसद है, उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल जो है वो क्यों देंगे? हमारी अगुआ है, उन्होंने दिया। आपको वाकई दलितों की बड़ी चिंता है। एक ने इस्तीफा दे दिया, बाकी सदन के भीतर है। रही बात मॉरल ग्राउंड ये कहता है उम्मेद जी कि सबको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जरूरी मोरालिटी यही कहती है। अगुआ जो मेन है वो आगे आए हैं। अगर उसकी जरूरत पड़ी तो आगे देखिए, राजा के साथ ही जो पुरानी कहावत और हम लोगों ने पढ़ा जाना है, जो राजा करता है वही सब कुछ कहाँ होता है। तो जब राजा ने आपके इस्तीफा दे दिया, बीएसपी की किंग है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो बाकी लोग वहां सदन में क्या कर रहे हैं? अभी देखिए, क्योंकि बोलने के लिए देना चाहिए उनको मौका था, उनके सामने उनके साथ इस तरह से अन्याय किया गया। रविदास मेहरोत्रा जी, उन्होंने बोला है और किया। समाजवादी पार्टी के बहुत फायर ब्रांड लीडर और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा भी मेरे साथ जुड़े हुए। मेहरोत्रा जी, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी ताकत के साथ मैदान में आ गई और आपको कल से दिखने लगेगा कि वो महामंथन में और उनकी पॉलिटिकल मूव क्या है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो अपनी तैयारी में आ गए हैं। आप लोगों की खुमारी या कुछ उतरी या नहीं अभी, या ऐसे ही अभी? देखिए ब्रजेश जी, ये निर्णय हुआ था कि 6 महीने तक हम प्रदेश सरकार को एक अवसर देंगे कि वो काम करें, उसके बाद संघर्ष शुरू होगा। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हुए जिसके कारण से बीच में संघर्ष करना भी पड़ा। आज जीएसटी लागू हो रही है और जीएसटी से लगातार महंगाई बढ़ रही है, व्यापारी परेशान है और जो रोजगार है वो बहुत पीछे हो गया है। जो व्यापारी हैं उनको मालूम नहीं कि किस सामान पर क्या टैक्स लेना है। और मैं आपसे रणनीति समझना चाहता हूं कि आप बीजेपी का मुकाबला किस तरह से करेंगे आप लोग? देखिए, वो तो अपनी सेना लेके, उनके सेनापति तलवार वगैरह लेके आ गए, अब लखनऊ आ रहे हैं, वो पूरी सेना लेके आ रहे हैं, और आप लोग तो अभी सो कई नहीं जगह हैं, तो फिर कैसे युद्ध लड़िएगा इनसे? उनकी पूरी सेना आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है ब्रजेश जी, सारे बात चल रही है। सारे जो और दल हैं, उन दलों से विपक्षी पार्टियां हैं, वो सब एक होकर के सेना लेके आ गए। आप पड़ोसी राज्यों से कब तक मदद मांगोगे? जीत लेंगे वो? नहीं, मदद की बात नहीं है। सारे विपक्षी पार्टियां मिल करके चुनाव में एक महागठबंधन बन करके चुनाव लड़ने की संभावना है। दूसरी बात यह है कि
देश की सीमाओं पर, चाहे चीन हो और चाहे पाकिस्तान हो, दोनों सीमाओं पर जो है जो मुद्दे हैं वो आपके सामने हैं कि देखिए मुझे लगता है मल्होत्रा जी, देखिए अभी क्या है कि आप आपके पास मुद्दों का अभाव है जी, आपके पास नेताओं का अभाव है। आप इस उम्मीद में हैं कि एक गठबंधन की हांडी कहीं बंधी है, वो फूटेगी तो सब लोग को मलाई खाने को मिलेगी, उसकी उम्मीद भी नहीं दिख रही है। इतना कंफ्यूज्ड अगर आप लोग हैं तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक इजी वॉक होगा यूपी जीत लेना, क्योंकि आप लोग अभी उस हताशा से उबर नहीं पाए हैं। आपकी इतनी देर मैंने बड़ी धैर्य से बात सुनी, आपके पास कोई रणनीति नहीं है। नहीं, मैंने बताया कि रणनीति है, कई मुद्दे हैं, लगातार बढ़ती हुई महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, जीएसटी है, देश की सीमाओं पर जो खतरे दिखाई पड़ रहे हैं वो है, उसके अलावा प्रदेश लेकिन के मायावती की दोस्ती नहीं है अभी आपके पास। मायावती ने अभी कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। तो गठबंधन की बात करना बिना बीएसपी के, मुझे लगता है कोई भी महागठबंधन एक फालतू की सोच है। महागठबंधन तब मैं मानूंगा जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक हों। मैं सपा और कांग्रेस के गठबंधन को महागठबंधन नहीं कहूंगा, ये महाशब्द की बेइज्जती होगी। ब्रजेश जी, अभी आपने एक बात कही कि मायावती जी ने लोकसभा से, राज्यसभा से इस्तीफा दिया है। जहां तक मुझको जानकारी है, मायावती जी जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य जी की सीट पर चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का। अगर मान लीजिए तो केशव केंद्रीय मंत्रिपरिषद में चले गए, मैं कह रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य इस्तीफा नहीं देंगे, चलिए वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद चले जाएंगे, तब मायावती क्या करेंगी? क्या गोरखपुर जाएंगी लड़ने? अभी इतना जोखिम उठाएंगी? अभी देखिए, अरे भाई राकेश त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनका जरा कंफ्यूजन दूर करिए भाई, बताइए सच्चाई क्या है, कौन कहां जा रहा है? ब्रजेश जी, मैं वास्तविकता में आपकी इन्हीं काबिलियतों का कायल हो जाता हूं। इतने मुस्कुरा करके आप इतने कठिन प्रश्न पूछ लेते हैं, चाहे वो उमेश सिंह जी से हो या रविदास मेहरोत्रा जी से हो, इतने मुस्कुरा करके निरुत्तर हो जाते हैं, कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं है। वास्तविकता में जनता की कोई ना इनको पीड़ा समझ में अब तक आई है, जनता की समस्याएं क्या है वो समस्याएं समझें तब तो समाधान बताएंगे। अब तक अभी भी रटे रटाए एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ना कोई संगठनात्मक ढांचा। अरे भाई शिवपाल जी पार्टी के साथ रहेंगे, राकेश जी मूल क्वेश्चन सुन लीजिए। चुनाव में 10 वोट अधिक मिले हैं, पहले ये तय करें। अभी उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति के चुनाव में 10 वोट अधिक मिले हैं। राकेश जी देखिए, एक मुद्दा क्या है कि ये जानना चाहते हैं, देखिए ये रविदास मेहरोत्रा क्लेम कर रहे हैं, ये मेरा क्लेम नहीं है, ये कह रहे हैं मायावती फूलपुर से चुनाव लड़ेंगी। तो मैंने इनसे ये कहा कि मान लीजिए केशव इस्तीफा नहीं देते हैं, वो अपनी सांसदी कंटिन्यू करते हैं, तब क्या मायावती गोरखपुर जाकर चुनाव लड़ने का जोखिम उठाएंगी? देखिए, मायावती ना फूलपुर जाएंगी ना मायावती गोरखपुर जाएंगी। मायावती इतना जोखिम कभी भी, तो ये बात आप रविदास मेहरोत्रा को समझाइए ना। देखता रहा हूं, मायावती इतना जोखिम कभी भी, मायावती की पार्टी कभी भी उपचुनाव लड़ती नहीं। रविदास मेहरोत्रा जी आजकल सपा नहीं बसपा के प्रवक्ता हो गए हैं, ये आजकल बसपा पे प्रेडिक्शन करते हैं, ये ज्योतिष पढ़ लिए हैं आजकल बीएसपी जी। भाई मायावती क्या करेंगी या रविदास मेहरोत्रा कैसे जानते हैं? ये तो बड़ी चिंता वाली बात है, इस पर तो चिंता की जानी चाहिए कि बीएसपी की बात रविदास मेहरोत्रा कैसे जानते हैं। हो सकता हो शायद पूरी मेरी बात सुन लीजिए। आपने प्रश्न किया कि मायावती ने इस्तीफा दिया होने वाले हो, तो उसके बाद इस्तीफा अकेले क्यों दिया? तो मैंने उस बात पर बात कही है, आप पूरी बात का नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से अफजल अब्बास साहब मौजूद हैं, जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश की पार्टी से हैं और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ लाइव जुड़े हैं। अफजल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या शुक्रिया, क्या ये मैं मान लूं कि जो महागठबंधन तथाकथित बनेगा, अब पता नहीं बीएसपी आएगी कि नहीं आएगी, आप लोग किसके साथ खड़े नजर आओगे? क्योंकि इस वक्त नीतीश कंफ्यूज हैं कि नीतीश सोच रहे हैं कि बीजेपी को भी साथ ले लें, लालू के साथ रहें कि किधर जाएं। तो आपका कंफ्यूजन अगर दूर हो गया हो तो आप कृपया बताएं कि आप किसके साथ हैं, जनता जानना चाहती है। देखिए
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी शुरू से उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही कहते आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह महागठबंधन बने और बिना मायावती के महागठबंधन संभव नहीं है। ये उनका पहला स्टैंड क्लियर था। और रहा सवाल उसके बाद लगातार माननीय सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से भी कहा कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, उसको पहल करके सारे लोगों को जोड़ के चुनाव एक महागठबंधन बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस पे माननीय नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और एक आज के डेट में आप मैं देखिए अफजल साहब हम लोग टेलीविजन डिबेट में जब आते हैं तो टू द पॉइंट रहे। मैंने एक चीज आपसे ये पूछी कि यूपी को लेकर आपका क्या मूव है? आप बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे यूपी में या फिर सो कॉल्ड गठबंधन महागठबंधन जो भी बनेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है, इसका फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेना है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो महा कंफ्यूज होगा पार्टी हित में। सम टाइम वो लालू यादव के साथ, उनके भ्रष्ट बेटे के साथ खड़े नजर आते हैं, सम टाइम वो राहुल गांधी से मिलने चले जाते हैं, सम टाइम वो मोदी जी के डिनर में चले जाते हैं। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार ने अपनी इंटीग्रिटी खो दी है। इधर देखिए, या तो आप एकदम खुला लालू के साथ रहिए या फिर आप बीजेपी के साथ चले जाइए। एक रास्ता चुनिए। आप कंफ्यूज क्यों हैं इतना? मैंने कब कहा कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं? मैंने कब कहा कि गठबंधन तोड़ रहे हैं? तो मैंने कब कहा? के घरों में घुस कर नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़ने की बात की है? क्यों जाते हैं आप लोग? अरे खाना खाना भी कोई गुनाह है क्या? अरे आपका तो इतिहास है कि आप बीजेपी के साथ। आप गुस्सा मत करो। मेरा तो देखो बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है आपसे कि आपका तो इतिहास रहा है बीजेपी के साथ। मैं कह रहा हूं कि आप कंफ्यूज क्यों हैं? बिल्कुल नीतीश कुमार कहते हैं हम बड़े बेदाग हैं। आपकी नजरों में कंफ्यूज नजर आ रहा है। लालू यादव की शिकायत लेके जाते हैं राहुल गांधी के पास कि आप फोन कर दीजिए लालू यादव को कि उनका बेटा इस्तीफा दे दे। अरे ऐसे कैसी राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं? नीतीश कुमार मैं मानता हूं कि पिछले 2 साल की जो राजनीति है उसमें सबसे एक्सपोज्ड पॉलिटिशियन है। उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है। आपको बुरी लगेगी बात, लेकिन ये कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। और उत्तर प्रदेश में आप लोग का कोई वजूद नहीं और इस घटना के बाद रही सही साख भी नीतीश कुमार ने खो दी। देखिए, किसकी साख बनी किसकी साख बिगड़ेगी तो आने वाला समय बताएगा। आपका जब स्टैंड क्लियर नहीं है तो जनता के बीच क्रेडिबिलिटी खोना और किसको कहते हैं? कोई पैसे का नुकसान थोड़ी होता है, कोई घर जमीन जायदाद थोड़ी चली जाती है। राजनीति में इज्जत चली गई, सब चला गया। सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद है, प्लीज। सुरेंद्र राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अफजल साहब प्लीज, ओके मैं आऊंगा आपके पास। आप प्लीज इज्जत चली गई है आपकी यूपी में, प्लीज। ऑलराइट, सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ मौजूद हैं, यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अफजल साहब प्लीज, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? प्लीज शांत रहिए, मैं आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र जी मैं गुस्सा नहीं, क्या मुझे आप ये क्लियर कर पाओगे? मैं आज इसलिए बहस को आमंत्रित किया, आप बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं और आपकी जानकारी की भी मैं सराहना करता हूं। मुझे क्या आप एक पिक्चर क्लियर कर पाओगे कि 2019 के लिए आप लोग की प्लानिंग क्या है? कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? क्या मायावती साथ आएंगी? और क्या वो जेडीयू जिसका यूपी में कुछ नहीं है, ये लोग भी इकट्ठे होंगे? सब पड़ोसी को भी ले लीजिए। ब्रजेश भाई, मतलब ये सब होगा? ब्रजेश भाई थोड़ा समय दे हाँ, दीजिएगा। यस, पूरा समय। 2-3 बातें आपने को, चूंकि पहली चीज तो अब उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, 2019 में राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिहार में महागठबंधन नीतीश जी, लालू जी, कांग्रेस का है। उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं महागठबंधन की चर्चा है। कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? कांग्रेस करेगी। इसमें देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर तो सारे क्षेत्रीय दल क्या है यहाँ पे भाई? सर एक मिनट, मैंने आपसे कहा, मैंने राष्ट्रीय स्तर की बात की। 2019 के चुनाव की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश 2017 के चुनाव की नहीं, 2022 के चुनाव की नहीं हो रही है। इस समय राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटों के साथ में 10 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे। ये अपने आप में सच है। कांग्रेस भाजपा के बाद, भाजपा के 16 करोड़ 20 लाख वोट के बाद 10 करोड़ 80 लाख। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, राजनीति में वोट कितने मिले इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिर्फ कितने हैं ये। 44 थी, उससे ज्यादा मायावती को 1 करोड़ 90 लाख वोट मिले, लेकिन 19 सीटें। बिल्कुल मैं सहमत हूं। 3.25 करोड़ वोट बीजेपी को मिले और 325 यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है ब्रजेश जी, अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो एक गठबंधन एक राष्ट्रीय स्वरूप लेगा गठबंधन का। और इस समय ये अपने आप में सच है कि भारतीय जनता पार्टी मायावती फैक्टर यूपी में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज की बहस को इसलिए आमंत्रित हूं ताकि मुझे मायावती के मूव को भी समझा जा सके।
मैं वही बात, मैं उसी पे आ रहा हूं। अगर आप देखें कि मायावती ने जिस समय राज्यसभा से इस्तीफा दिया और जिस तरीके से उनके इस्तीफे के बाद कांग्रेस का मूव रहा, जिस तरीके से उनका मूव और लोगों के लिए रहा, तो निश्चित तौर पर संभावना और राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में अंतिम सत्य भी कुछ नहीं है। यहां पर दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण आती ये है कि पहली चीज तो 2013 से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ रही है, काम नहीं कर रही, राजनीति नहीं कर रही, सरकार नहीं चला रही, सिर्फ चुनाव लड़ रही है। एक के बाद सिर्फ वो चुनाव लड़ने के प्रबंधन में लगे हुए हैं और उसमें वो सफल हैं। एक दो जगहों को छोड़ करके, बिहार को छोड़ के, पंजाब को छोड़ के, गोवा को छोड़ के, मणिपुर को छोड़ करके वो लोग सफल हैं। बंगाल को छोड़ करके हम मानते हैं इस बात को, वो लोग सफल लोग हैं। अच्छा, और आज की डेट में निश्चित तौर पर लगा देते हैं। आज की डेट में वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं। अमित शाह जी यहां पर भी चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए नहीं आ रहे हैं। अमित शाह जी यहां पर गोरक्षकों के द्वारा अगर लोग मारे जा रहे हैं उसके लिए नहीं आ रहे हैं। अमित शाह साहब यहां पर, मैं मायावती का मूव समझना चाह रहा था जी। मायावती जी का मूव तो देखिए बड़ी सीधी सी बात है। मायावती जी का मूव तो मायावती आजकल कांग्रेस का काउंटर बड़ा हो गया ना, इसलिए मायावती की बात भी आपसे पूछते हैं। अब देखिए रविदास मेहरोत्रा तो मायावती के प्रवक्ता बन गए। मायावती जी का मूव तो उमेश सिंह जी बताएंगे, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को अगर हराना है, थोड़ा वेट कर, अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को हराना है तो निश्चित तौर पर आज की डेट में एजेंडा भारतीय जनता पार्टी हराओ, गठबंधन एक आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हराओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में प्रदेश की और देश की जनता को हरा रही है। आप मुझसे सलाह नहीं मांग रहे, लेकिन मैं आपको एक मुफ्त में सलाह दे रहा हूं कि किसी को हराने की राजनीति मत करिए। आप जनता का विकास कैसे हो, जनता के हितों की पूर्ति कैसे हो, इसकी पॉलिटिक्स करें तो शायद आपको मुफीद होगा। मैंने ब्रजेश जी पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता को हरा रही है, इसलिए हमें उनको हराना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है। लोकदल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोग सोचते होंगे कि मैंने आज लोकदल को क्यों बुलाया। लोकदल को इसलिए बुलाया क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3-4 जिलों में ये पार्टी एक ऐसा फैक्टर है जो लोगों को चुनाव हरान हेमंत जी, मैं क्या बोलूं, प्लीज आप तो मुझे सवाल कर लेने दें प्लीज। अजीत सिंह का मूव बताइए, आप क्या रहेगा? वो तो किसी के साथ जाने में उन्हें कोई परहेज नहीं है। अब शायद हेमंत जी पहले से सुन गया कि मैं यही पूछना चाहता हूँ, तो आपका मूव क्या है? देखिए ब्रजेश भाई, हेमंत जी तो जहाँ राष्ट्रीय लोकदल का नाम आ जाता है वहाँ पर आप कहीं या तो हंस करके उसका नहीं, या तो कहीं हंस करके मजाक उड़ा देते हैं। वरिष्ठ बड़ी पार्टी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी हो या छोटी हो, देखिए कमेंट्स आप हमारे ऊपर मत किया करिए। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मगर इन्हीं मामले में मुझे कहीं ना कहीं आपके मामले में बोलना पड़ जाता है। अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी जब पूछी 2019 के लिए, तो आपने कहा कि सारे युग खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, वही मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार वो आपको डिरेल कर देते हैं। मैं आपकी भी स्ट्रेटजी बता सकता हूं, डिरेल कर पूछा जाएगा। मेरी आप ना बताइए, मैं आपकी बता रहा हूं। आप इसका नहीं सुनिए, वो कोई क्या नेता है क्या? भारतीय जनता पार्टी, कोई नेता है क्या? भारतीय जनता पार्टी का युग की बात नहीं है। नेता है, हेमंत जी नेता है, हेमंत जी पत्रकार एसोसिएशन के नेता है और हेमंत जी कुर्ते से भी नेता है। ब्रजेश भाई, ये सरकारी प्रवक्ता होते जा रहे हैं अब। आप हेमंत जी अब ये सरकारी प्रवक्ता होते जा रहे हैं, पत्रकारों के नेता। आप देखिए साहब, ये दूसरी ये बात गलत है। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए, देखेंगे नहीं। पहले सुनिए, पहले मेरा प्रतिवाद है, आपसे इतने तुच्छ टिप्पणी की अपेक्षा मैं नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि आजाद मुल्क है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई कुछ बोल सकता है। मैं पत्रकार हूं, मुझे जो मेरे साथ वीरेंद्र सिंह मौजूद है। प्लीज हेमंत जी, प्लीज। वीरेंद्र सिंह हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त सीधे हमारे साथ विधानसभा के बाहर जुड़े। वीरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफी देर से यहाँ पर आपका इंतजार हो रहा था। मेरा एक सवाल है आपसे कि 4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, और एक आप 5वीं रख लीजिए कि अदर पार्टीज, आरएलडी और दूसरी। बीजेपी का मूव बहुत क्लियर हो गया है और उन्होंने एजेंडा अपना अभी 2 साल पहले से खोल दिया है। बाकी जगह तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आपको कुछ दिखा क्या? और सवाल पूछिए तो गुस्सा हो जा रहे हैं लोग। देखिए, ये लोग जो है चुनाव हारे हुए लोग हैं और गठबंधन की बात कर रहे हैं। एक गठबंधन विधानसभा में हुआ था, वो हार चुका है। अब मायावती से इनको उम्मीदें हैं। अच्छा, मायावती की स्ट्रेटजी क्या होगी, ये बात आजकल रविदास मेहरोत्रा बता रहे हैं। मुझे हैरानी है इस बात। तो रविदास मेहरोत्रा क्या सतीश मिश्रा है क्या? ये मायावती बताएंगे कहाँ से लड़ेंगी। और जो पार्टी जो मायावती के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ है, क्या वो भूल के, वो अपना अपमान भूल के समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगी?
और उत्तर प्रदेश में ये सारी पार्टियों की हालत जैसे डेंगू के मरीज की होती है कि खड़ा नहीं हो पाता, बिस्तर पे लेटे लेटे आँख चलाता है, बस वही हाल है इन लोगों का। ये लोग अब खड़े होने की स्थिति में नहीं है, अभी कमजोर है। वीरेंद्र भाई, खड़ा जनता करती है, इनका शरीर जर्जर हो चुका है। ये सुरेंद्र राजपूत कुछ पूछ रहे हैं आपसे। वीरेंद्र भाई, खड़ा तो जनता करती है और गिराती भी जनता है। ये 1984 में 2 सीटों वाली भाजपा है। हाँ, अब जवाब दीजिए वीरेंद्र, जवाब दीजिए। अभी तो देखिए, आपको गिरा रखा है जनता ने ना। जी 2019 में हमें खड़ा करेगी। अब आप तो अभी तो डेंगू का इलाज कराइए पहले। अरे उसके डॉक्टर तो आप हैं। आपके पास कुछ है नहीं ज्यादा। ये कांग्रेस की क्या स्थिति है यूपी में आजकल? नहीं, यूपी में नहीं, चुनाव तो 2019 की बात हो रही है ना सर। यूपी पर क्यों गुस्सा हो जा रहे हो? यस, अच्छा, वीरेंद्र जी प्लीज। कांग्रेस के पास कोई संगठन तो है नहीं, आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? जब पैर में आपके दम नहीं है, आप खड़े नहीं हो सकते हो, तो आप लेटने की अगर बात कही जा रही तो इसमें बुराई क्या है? और दूसरी बात यह, गठबंधन का सहारा आसरा है, लेकिन मायावती के बाद भी तो सब टूटे हुए हैं, उनके पास भी तो 19 से बचे हैं, और पता नहीं लोकसभा चुनाव तक कितने विधायक बचे कि भाग जाएं। तो ये गठबंधन कैसे होगा? मायावती के घर के पास के चौराहे पर इस उम्मीद से खड़े हैं वीरेंद्र कि शायद दरवाजा खुल जाए बुलाने। ऐसा है ब्रजेश जी कि हाथी की पीठ थोड़ा मजबूत होती है, तो कांग्रेसी तो वैसे बिस्तर पे हैं, और साइकिल वाले सोच रहे हैं सब मिलकर लद लियो, हाथी थोड़ा बहुत ढोइन ले, 2-4 कदम तो चल ही दे लेके कम से कम साथ में। तो ये है मामला। वीरेंद्र भाई, चिंता मत कीजिए, 2019 में आपको उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में सरकार मिलेगी। देखिए, मैं वीरेंद्र को इस बात से बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपको एकदम देसी स्टाइल में जो आपको कमेंट्स और जो इनपुट्स हैं वो बिना लाग लपेट के आपको मिलते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद अपने विशेष मेहमानों के साथ इस बात की चर्चा करेंगे कि किस पॉलिटिकल पार्टी की 2019 के लिए क्या रणनीति है। पहले राउंड में ये स्पष्ट हो गया कि विपक्ष के पास अभी कोई सॉलिड स्ट्रेटजी नहीं है, और वो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो इकट्ठे होंगे तब बीजेपी से लड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीधे जुड़े हैं। राकेश जी के पास सीधे चलते हैं। राकेश जी, एक आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने के लिए बार बार अयोध्या विजिट करते हैं, और ये आपका एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ताकि आप इसका चुनाव में भरपूर इस्तेमाल कर सकें। आप भले इस बात को अपने संकल्प पत्र में ना लिखें, घोषणा पत्र में ना कहें, लेकिन एजेंडा घूम फिर कर आप लोग का अयोध्या ही होता है। राकेश जी। देखिए ब्रजेश जी, अयोध्या हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, लेकिन हमारे ये चुनावी एजेंडा नहीं है, हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आते हैं, जहां गोरक्षनाथ पीठ है जिसकी बड़ी मान्यता है हिंदू मैथोलॉजी में, और भारत ही नहीं, भारत के बाहर से भी लोग उस पीठ को के दर्शन करने आते हैं। वो उसके पीठाधीश्वर है, महंत हैं, और महंत के नाते उनका बहुत पुराना रिश्ता अयोध्या के राम जन्मभूमि आंदोलन से है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या बार बार जाना, उसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। उसका ये कि 2019 के चुनाव से हिंदुत्व की धार दी जा रही है, ये भी देखा जाना ठीक नहीं है। हम 2019 का चुनाव, अयोध्या कितना सेंसिटिव इशू है, यू नो द बेस्ट। अयोध्या एक ऐसा विषय है जो डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल इशू है। जब भी कोई बड़ा पॉलिटिकल डिग्नेटरी जब भी अयोध्या विजिट करता है तो वो अपने आप में खबर होती है। और अगर यूपी की बात हो तो यूपी का मुख्यमंत्री, और वो भी बीजेपी के मुख्यमंत्री, और वो भी महंत योगी आदित्यनाथ अगर दूसरी बार विजिट कर रहे हैं, तो ये इस आरोप में दम है कि अयोध्या आपके लिए बड़ा मुद्दा फिर से बनेगा। मुझे लगता है ब्रजेश जी, अयोध्या 2 बार विजिट कर रहे हैं, केवल इतना नहीं, बड़ी खबर तो यह होती है कि इससे पूर्व मुख्यमंत्री, इससे पहले के मुख्यमंत्री अयोध्या क्यों नहीं जाते रहे हैं। अयोध्या हमारी आस्था का केंद्र है, अयोध्या जाने से ऊर्जा मिलती है, तो बिल्कुल अयोध्या जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप राम मंदिर निर्माण के लेकर आगे बढ़िए ना। आप फिर ये
एक तरफ पर्दे की आड़ में भी हैं, एक तरफ पर्दे से झांकते भी हैं, चिलमन के अंदर भी हैं, चिलमन के बाहर भी हैं। एक मूव रखिए तो लोगों को थोड़ा क्लैरिटी होगी। अभी क्या है कि आपकी पॉलिटिक्स से लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि अयोध्या मुद्दा है नहीं है, कभी कहते हैं यस है, कभी कहते हैं राष्ट्रीय मुद्दा है, कभी कहते हैं सांस्कृतिक मुद्दा है। पर ये क्लियर है कि ये पॉलिटिकल मूव है आपका, उसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है? देखिए, मैं फिर उसकी बात को दोहरा रहा हूं, जिस बात को हम लगातार 1990 के दशक से लगातार दोहरा रहे हैं कि राम जन्मभूमि मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप क्लियर कट इसका जवाब दें तो। जो लिखा है वो तो हम लोग सब जानते हैं, चुनावी जो नहीं लिखा वो जानना चाहते हैं। नहीं, हम इसीलिए कह रहे हैं देखिए, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, लेकिन संविधान के परिनियमों के अधीन होना चाहिए। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या को लेकर इस बार कुछ बड़ी प्लानिंग की तैयारी में है? आपको ऐसा लगता है? मैं 1 मिनट में 2 चीजें, ये सामान्य बात नहीं है, दोबारा विजिट करना। 2 बातें बता रहा हूं। भारतीय जनता, मैंने क्यों कहा कि ये मोदी और शाह युग है? मोदी शाह युग है जिसपे पर्दे के पीछे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा मार्गदर्शन है। और एक बात स्पष्ट जान लीजिए, कांग्रेस, सपा, बसपा, इस तरह के अपोजिशन जब तक हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीति नियंताओं के दिमाग में साफ है कि उनको हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये लोग मुस्लिम 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 धर्म निरपेक्षता के नाम पे इतनी बातें कर देंगे। मान लीजिए कि इस बार नहीं किया तो, इस बार नहीं किया तो देखिए मायावती को ये अपनी चूक समझ में आ गई, उन्होंने ज्यादा किया तो इस बार देखिए साइलेंट है। अगर उन्होंने इस बार वो अपने कोर वोट बेस को मायावती बढ़ा रही है। मैं उसी पा रहा हूं विजय जी, अगर बीजेपी क्या करेगी? अगर इन्होंने अपनी ओर से नहीं किया, इसीलिए बीजेपी इस बार पहले से थोड़ा गर्म है। रिलीजियस टूरिज्म के लिए बजट स्पेशल जा रहा है, योगी जी बार बार वहां जा रहे हैं और बार जाएंगे, जानिएगा। नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने कहा अमित शाह के दौरे के बाद। अमित शाह के दौरे के 2 बड़े कारण हैं जो मैं समझता हूं, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के विधायकों की क्षेत्रवार अलग अलग बैठक की और तमाम विधायकों को कुछ नाराजगी थी, जिसको लेकर काफ़ी ऊपर तक बात गई थी, मंथन हुआ था। और इस बार जो आ रहे हैं अमित शाह, ये विधायकों से अलग अलग मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से अलग अलग मिल रहे हैं, और सरकार के भीतर जो कुछ रस्साकसी की बातें चर्चा में थी, शायद इसके पटाक्षेप के लिए आ रहे हैं। और एक और बड़ी बात हो सकती है, रस्साकसी से आपका मतलब कई जगह बात आ रही है कि क्या प्रॉब्लम कुछ मंत्रियों की कार्यशैली को लेकर के योगी प्रसन्न नहीं है, तो उसके लिए उनको आने की क्या जरूरत है? दिल्ली तलब कर सकते हैं। निश्चित रूप से बड़े नेता हैं, जानते हैं। देखिए, मैं एक बार बात कहता हूं, पहले अध्यक्ष अमित शाह जब चलते हैं भाजपा दफ्तर में तो 5 कदम दूर ही अगला आदमी चलता है। ये दौर पहली बार मैंने देखा है, इसलिए बार बार कह रहा हूं, ये मोदी और अमित शाह के युग की भाजपा है, जहां सुनिए रविदास जी, आता हूं आपको, रविदास मेहरोत्रा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत क्लियर है। विकास इनके पास सामने है कटार के रूप में, और पीछे इनके पास अयोध्या है। आपके पास क्या है? देखिए, हमारे पास जनता के तमाम मुद्दे हैं, जो हम लोगों ने 5 साल विकास के काम किए हैं वो मुद्दे हैं, और जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो सीबीआई से जांच करा रहे हैं। आप किस मुद्दे को लेकर? लागू होने से व्यापार ठप हो गया है, वो मुद्दा है। और पाकिस्तान और चीन की जो सीमाएं हैं वो आज खतरे में है, ये मुद्दा है। सीमा के नाम पर जनता वोट नहीं देती है, मुझे नहीं लगता कि सीमा के नाम पर वोट मिलता है। से हमारा एक सवाल, अपराध लगातार बढ़े हैं, कानून व्यवस्था का खत्म हो गया है। अच्छा, ये स्टूडियो में आरिफ महमूद बड़े बेचैन है, ये आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, काफी देर से छटपटा रहे हैं। हाँ, पूछिए। माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी हैं, हमारा आपसे एक सवाल यह है, आप विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो में मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन की बात रही है, वो तो आपने दिया नहीं मुसलमानों को, सिर्फ लॉलीपॉप आपने दिया मुसलमानों को। और किस मुसलमान की आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? अब आपके साथ कौन खड़ा है? मुसलमान कहाँ खड़ा है जो आप कह रहे हैं? ये आ गए अपने एजेंडे पे, अपनी दुकान लेके आ गए, देखिए, फिर मुसलमान हिंदू शुरू कर दिए। हाँ, नहीं, आप रविदास जी आपके एजेंडे में सबसे टॉप पे था ये, प्लीज मुसलमानों को बोलिए जी। दुकान खुल गई आरएलडी की, हम लोग ये बात करते हैं, आरएलडी की दुकान खुल गई। देखिए, हम लोग ये बात करते हैं कि जो समाज के शोषित, कमजोर, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक हैं, उनको उनका हक मिले, उनको अधिकार मिले, उनको न्याय मिले, उनको सम्मान मिले। जब सत्ता में थे तब तो किसी को ना सम्मान दिया ना हक दिया। अगर हक दिए होते तो आज आरिफ महमूद इतना मुंह खोल के आपसे कहते क्या? अधिकार, न्याय
और हक देने का काम किया है। मैनिफेस्टो में जो आप लेकर के आए 5 साल पहले, उसमें तो आपने मुसलमानों को कुछ ना दिया, और जो मैनिफेस्टो में आपके पास नहीं था, मुजफ्फरनगर दंगा, वो आपने अलबत्ता करवा दिया। तो आप तो शोषण ऐसे ही करते चले आए समाजवादी पार्टी के लोग। अब आपके मुसलमानों अब उनको जवाब देना किसने कराया और अजीत सिंह चुनाव क्यों हार गए? अजीत सिंह चुनाव क्यों हार गए ये पूरा प्रदेश जानता है। क्यों बताइए, आज खुलासा करिए प्लीज रविदास जी। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप खुलासा करिए क्यों हारे। आप खुलासा करिए क्यों हारे, क्यों हारे आप बताइए। क्यों हारे अजीत सिंह? आप पर तो इन्होंने सीधे सीधे कीचड़ फेंका और आप बच के निकल रहे हैं। आप बताइए। नहीं दिया, एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया। किसको? और वहां दंगा जो हुआ, वो दंगे में दंगा हुआ जाट और मुसलमानों के बीच में, तो मुसलमानों ने अजीत सिंह को वोट नहीं दिया। किसको दिया? इसीलिए हार गए। और आज बात कर रहे हैं हम लोगों ने। कराया किसने? कराया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने कराया। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के आपने दंगा करवाया वहां पर। भारतीय जनता पार्टी ने और आपने मिलकर के। और फिर वही 2019 में भारतीय जनता पार्टी और आप मिलकर के कराएंगे। आरिफ महमूद देखो अभी क्या है, 2019 का चुनाव आप इसी पर ले जाना चाह रहे हैं। झगड़ा उतना करिए आरिफ महमूद, बाद में दोस्ती गुंजाइश रहे, क्योंकि अजीत सिंह कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो आप झगड़ा मत करो इस तरह, वरना बाद में सब मिलकर आपको पार्टी से निकलवा देंगे। मैंने पहले भी कहा आपको निकलवा देंगे ये लोग बाद समाजवादी में। पार्टी के लोग अजीत सिंह के पास गए थे और अजीत सिंह जी कभी नहीं गए इनके पास। टूटता जा रहा है। हाँ क्या कह रहे हैं? अरे यहाँ पर अजीत सिंह जी की बात कहाँ हो रही थी? यहाँ पर आप दोस्ती की बात कर रहे हैं ना। यहाँ मुद्दा जो है राकेश भाई चिंता मत करिए, हमारे यहाँ मतभेद होते हैं। उस मुद्दे में जो समाज के दलित, शोषित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, उनको हक मिले, उनको सम्मान मिले, उनको अधिकार मिले। जब आपके पास सत्ता थी तो लाठियों से पिटवाते थे शोषित लोगों को। आज सत्ता चली गई तो बहुत शोषित याद आ रहे हैं। मुझे हैरानी है, मतलब समटाइम मुझे बड़ा शौक लगता है आप लोग के बदलते स्टेटमेंट सुन के। फिर लगता है कि ये क्या हो क्या रहा है। लोग हैं उनके हक के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। ऑल राइट उम्मीद सिंह मेरे साथ मौजूद है। देखिए जिन पर सबसे ज्यादा निगाह है आज का जो मेरा एजेंडा है और जो मेरी बहस का आकार है, मेहरोत्रा जी देखिए आप सब इस बात को लेकर उम्मीद में हैं कि एक हांडी फूटेगी, उसमें से मक्खन गिरेगा और हम लोग खा लेंगे। तो मैंने पूरी हांडी बुलाई हुई है। उम्मीद सिंह बीएसपी के नेता हैं, ये बताएंगे कि ये हांडी में मक्खन डालेंगे नहीं डालेंगे। प्लीज देखिए आप मिलेंगे इन लोग से नहीं मिलेंगे? देखिए वो एक बात की बात है, मैं एक नहीं एजेंडा साहब देखिए वो महागठबंधन करोगे नहीं करोगे? अभी बहुत लंबा कर दोगे तो खुश हो जाएंगे, नहीं करोगे तो क्या करेंगे? हो सकता है। आप देखिए पब्लिक ने क्या दिखाया है रास्ता। पब्लिक ने, जनता ने जो आज हमेशा बात मुस्लिम की और इनकी और जातवाद की बात की जाती है, 61% वोट पब्लिक ने विरोध में दिया है भाजपा के। 42% वोट से अगर इनका 50 हो गया होता, 45 हो गया होता तो मैं मानता कि ये बढ़ रही है। इनको नहीं, आप देखिए, आप सुनिए मिश्रा जी, आज इनको 42 से 39 पे ला दिया। आज उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में इनकी सीट नहीं थी, 15 साल से बाहर थे। आज गोवा में इनकी सीट थी, जो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे चुनाव लड़े, वहां ये खत्म हो गए। आज पंजाब में देखिए डाउन हो गए, वहां बाहर कर दिया जनता ने। आप जिस कांग्रेस को बार बार ये लोग पानी पी के कोसते हैं, नहीं मैं बता रहा हूं कम हो रही, बीजेपी बढ़ रही है। मैं कतई नहीं, मैं प्रमाण दे रहा हूं, यूपी का मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? आप 19 समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, 3 पे आ जाएंगे, 3 के लिए आएंगे 19 पे। मैं ये बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं क्या समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी जाएगी? क्यों? पहले भी गए हैं, हम गए हैं, पहले भी गए, क्या दिक्कत है? अगर ऐसा होता है, खुश हो जाइए। ऐसा होता है आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है, अगर महागठबंधन बनता है तो हम कहीं बाहर नहीं है। मेहरोत्रा जी ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए। सूरज पश्चिम से निकलेगा, सूरज पश्चिम से निकल रहा है, हो जाएगा। आज इकट्ठे हो रहे हैं विरोध में। जिस कांग्रेस को पानी पी के कोसते, उस कांग्रेस को आज जनाधार बढ़ रहा है। आज गोवा में देख लीजिए, उसी कांग्रेस को बीएसपी के प्रवक्ता हैं कि कांग्रेस? नहीं, मैं एकदम सत्यता, कांग्रेस बढ़ रही है। मैं सत्यता और ओपन बोल रहा हूं देश में। मैं सत्यता और ओपन बोल रहा हूं। बोल किसी पार्टी पूरे देश के चुनाव का संकेत है, महागठबंधन। ये देश के चुनाव पे 2019 का चुनाव बसपा की बोल रहे हैं। अफजल अब्बास साहब मेरे साथ हैं। अफजल अब्बास साहब हैं, जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अफजल साहब आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि बीएसपी तैयार है कि उसको अपने धुर विरोधी दुश्मन समाजवादी पार्टी से मिलने से कोई परहेज नहीं है। तो अब तो कंफ्यूजन दूर करो भाई। देखिए सीधी सी बात है,
16 साल तक हम बीजेपी के साथ रहे, छोड़ दिया। लालू यादव से नीतीश कुमार जी से 36 का आंकड़ा था, हम फिर उनके साथ आए। तो राज एक सत्ता के लिए आप लोग बड़े अपॉर्चुनिस्ट हो, किसी के साथ मैं समझता हूं, मैं नहीं अपॉर्चुनिस्ट नहीं, सुनिए अपॉर्चुनिस्ट नहीं। यस यू आर अपॉर्चुनिस्ट। अब जो बीजेपी, यस यू आर अपॉर्चुनिस्ट। मुझे यस यू आर अपॉर्चुनिस्ट। आप भी आप यस यू आर अपॉर्चुनिस्ट। जो भी चाहे कह ले, आपकी जुबान पे मैं, आप जो भी चाहे कह ले। एक तरफ लालू यादव को गाली दे रहे हो, दूसरी तरफ लालू यादव से चिपके हुए हो। व्हाट इज दिस? सुनिए ना, सुनिए, मैं चैलेंज करता हूं, इस्तीफा देके बाहर आइए। नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें। अगर आप कह रहे हो कि बड़ी ईमानदारी की राजनीति कर रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए। अब सवाल राहुल यादव के राहुल गांधी के हाथ जोड़कर खड़े हैं कि तेजस्वी का इस्तीफा करा दीजिए। ये क्या राजनीति है आपकी? सवाल आप डबल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स। यस यू आर अपॉर्चुनिस्ट। यू आर अपॉर्चुनिस्ट। जवाब आने दीजिए। अरे सब आप सवाल आप स्टूडियो में बैठे हैं, अब हमें देख बोलिए जनाब, बोलिए साहब, बोलिए। अब मेरे सामने कैमरा, अब बोलिए प्लीज। रामविलास पासवान साहब, मैं बोल रहा हूं, रामविलास पासवान साहब 2002 में रिजाइन दिए और उन्होंने कहा कि जहर खाना पसंद कर लेंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, और जितनी गालियां बकनी थी नरेंद्र मोदी साहब को दिया, फिर आपने उनको लिया कि नहीं लिया? कौन ओपोजिस्ट है उसमें? आप ये बात क्यों नहीं उठाते हैं? मैं कहता हूं कि वक्त की जरूरत है, सारे विपक्षियों को एक होना पड़ेगा अगर बीजेपी से लड़ना है तो। अगर नहीं, नीतीश कुमार राहुल गांधी के यहाँ क्या करने गए थे? सिफारिश करने की तेजस्वी का इस्तीफा दे देना चाहिए, ये राजनीति है। जाहिर से नैतिकता तो वो कहती है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर लालू का बेटा इस्तीफा नहीं दे रहा तो नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए किस किस के घर जाएंगे? किस किस के घर जाएंगे आप? और कौन कौन सा दर बचा आपके पास? किसके कहां जाएंगे? एक्सपोज हो चुके हैं नीतीश कुमार। मैं तो लालू यादव की सराहना करता हूं, गलती सही, लेकिन वो आदमी स्टैंड पे कायम है। नीतीश कुमार कंफ्यूज है, कभी इस गली कभी उस गली, कभी इनके दरवाजे कभी उनके दरवाजे। अरे राजनीति में नैतिकता भी कोई चीज होती है या नैतिकता बेच खाई है आप लोगों ने? अमित शाह से मिलो तो बताइए, बेच खाई है आपने नैतिकता। अगर अमित शाह से मिलो तो बताइए, देश के प्रधानमंत्री। अरे किसी दिन वहां भी खड़े नजर आओगे। जिस दिन अगर लालू यादव ने हाथ खींच लिया तो अमित शाह के घर के बाहर खड़े नजर आओगे। ऐसे अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं आप लोग। अच्छा ठीक है, आप किसी दिन वहां भी खड़े नजर आओगे। ब्रेकिंग न्यूज चलेगी कि आप अमित शाह के घर के बाहर अफजल अब्बास पूरी टीम के साथ खड़े हैं समर्थन मांगने। अभी तो राहुल के घर गए हैं हाथ जोड़ने कि तेजस्वी का इस्तीफा करा दो। मैं मॉरलिटी तब मानता, मैं नीतीश कुमार को अच्छा पॉलिटिशियन मानता, ईमानदार मानता कि वो आदमी इस्तीफा की पेशकश कर देते, इस्तीफा दे देते। आपने है दम, आप तेजस्वी का इस्तीफा ले पाओगे? चोर नहीं हो जाएंगे। मैं आपके कहने से वो चोर नहीं हो जाएंगे। नीतीश कुमार पे कोई उंगली उठा के दिखा दे तो है दम तो इस्तीफा दे दें। तेजस्वी इस्तीफा नहीं देगा, आप इस्तीफा दे दो। मैं चैलेंज करता हूं, इस्तीफा दे दीजिए। आई चैलेंज यू। क्यों दे दे? तो बने रहिए भ्रष्टों के साथ, भ्रष्टों के संरक्षक बने रहिए। फिर कौन सी राजनीति कर रहे हो? इसीलिए कह रहा हूं टोटली एक्सपोज्ड। कभी टोटली एक्सपोज्ड। आप देखो यूपी में तो वैसे भी जनता जानती है, बिहार में भी लोग जान गए, बिहार को भी जान गए। और किसी दिन आप अमित शाह के घर के बाहर खड़े नजर आओगे जिस दिन लालू ने झटका दिया आपको। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम भी देखेंगे। है दम तो तेजस्वी का इस्तीफा ले लीजिए। हाँ ये बात तो है। और नहीं दे तेजस्वी इस्तीफा तो नीतीश इस्तीफा दे दें। मैंने कोई तो एक क्लैरिटी दीजिए ना। ताकि अपनी बिंदुवार तत्व पार्टी का स्टैंड क्लियर है। क्या स्टैंड क्लियर है? आरोप लगा है जनता के बीच में जाके बिंदुवार। कौन सा जनता के बीच? सीधे सीधे आरोप हैं। अब तो आप डर गए, आपने बयान बदल लिया है। लालू यादव से डर गए हैं आप। सत्ता में बने रहने के लिए आप कोई भी कंप्रोमाइज कर लेंगे। नीतीश कुमार कोई भी कंप्रोमाइज कर लेंगे। अरे आप पत्रकार हैं, आपको बोलने की आजादी, आप जो चाहे कहें। और आप नेता हैं, आपको अवसरवादी होने की आजादी है, आप कुछ भी कर लो। कभी राहुल गांधी के यहाँ हाथ जोड़ के खड़े रहोगे और फिर किसी दिन अमित शाह के यहाँ चले जाओगे। आपको किसने आजादी दे दी? अफजल साहब आप एक्सपोज हो चुके हैं। आप माफी मांग लीजिए, आप माफी मांगिए। किससे? जनता से। जनता से माफी मांगिए। किस बात की माफी मांगिए? किस बात की माफी? झूठ बोलने की। किस बात की? अवसरवाद की माफी। अरे किस बात की माफी? अवसरवाद की माफी।
तेजस्वी का इस्तीफा लेके दिखाइए ना। आप जबरदस्ती मुझे थोप रहे हैं, कंपेल कर रहे हैं मुझे आपके कंपेल करने से मान थोड़ी लेंगे हम। किसके कहने पे मानेंगे भाई? बोले बात राहुल गांधी कहने पे मानेंगे क्या? आप माफी मांगिए। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए राहुल गांधी, मैं आपको बता रहा हूं कि यूपी में राजनीति क्यों कहेंगे? मैं देखिए किस बुनियाद पे आप देश में राजनीति कर रहे हैं, तो मेरी पार्टी की आइडियोलॉजी देश में जो पॉलिटिक्स है, लोकतंत्र में, सुन लीजिए अफजल साहब, एक डेमोक्रेसी में एक विचारधारा की राजनीति होती है। हम आप सब एक विचारधारा की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार की एक अपनी विचारधारा है, लालू की अपनी एक विचारधारा, बीजेपी कांग्रेस की अपनी। लेकिन नीतीश कुमार इस बार एक्सपोज्ड हो चुके हैं। आप लालू के साथ खड़े हैं या नहीं, इतना बता दीजिए। कोई तो बिल्कुल लालू गठबंधन में, महागठबंधन में है तो भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं, फिर ये तो प्रूव हो गया। लालू यादव आरजेडी के सुप्रीमो हैं, तो सब कोई जानता है, कोई अतिरिक्त ज्ञान थोड़ी दे रहे हो। यादव आरजेडी के सुप्रीमो हैं। यस, हम सब जानते हैं। क्या आप भ्रष्टाचार के साथ हो? जी, तो और क्या? आप कैसे भ्रष्टाचार के साथ हैं? अरे तेजस्वी के साथ हैं कि नहीं आप? भाई लालू यादव के साथ हो मतलब भ्रष्टाचार के साथ हो? ब्रजेश जी प्लीज, मैं जरा अफजल साहब से क्लैरिटी ले लूं, एक मुद्दा क्लियर हो जाए। देखिए आपके बचाव में सुरेंद्र राजपूत आए हैं, मैं उनको थोड़ा समय देता हूं। यस प्लीज ब्रजेश जी, थोड़ा उनको बचाइए, आप बेचारे गिर गए। ब्रजेश जी, एक कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़, एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। लालू के साथ खड़े होने से तो आप कहते हैं कि कोई भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, कोई इसके साथ, और पीडीपी के साथ भाजपा खड़ी हुई है, उसको कोई नहीं कहता। शिवसेना को पानी पी पी करके, हाँ, देशद्रोह का आरोप भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी संगठन ने देशद्रोही पार्टी के साथ जन्म लिया है। देखिए लालू के साथ ही आ गए, प्लीज। और दूसरी बात, आज की डेट में अगर FIR होने से भ्रष्टाचारी हो जाए तो उमा भारती को, लाल कृष्ण अडवाणी को और कल्याण सिंह को इस्तीफा देना होगा। कल्याण सिंह क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? आपने बिल्कुल दुखती रंग छेड़ दी है। हाँ, यस। आप उनकी सुरेंद्र राजपूत क्या बात करते हैं? तलखी और तेजी बता रही है कि ये गुस्सा हो गया। देखिए सवाल जदयू में हो रहा है, गुस्सा नहीं हुआ। आज की डेट में कुछ लोग, अलाउ हिम टू स्पीक, यस प्लीज। इस पूरी डिबेट में प्रदेश जी, आप देखिए इस पूरी डिबेट में सबने एक सुर में यह स्वीकार किया। राकेश भाई, पीडीपी का साथ बताइए, एक निशान एक विधान, और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। दो निशान और दो विधान के लोगों के साथ आप खड़े होकर के क्या बात कर रहे हैं? आप ये देश के साथ, ये देश के साथ देशद्रोह के साथ खड़े हैं। तेजस्वी ईमानदार है, हेमंत तिवारी जी तेजस्वी ईमानदार है या नहीं है, ये कोर्ट तय करेगा। ये आप कौन होते हैं तय करने वाले? शामिल हो, आप कौन होते हैं तय करने वाले? तेजस्वी ईमानदार है नहीं? सुनिए, भारतीय ईमानदार है कि बेईमान है? अदालत जनता के प्रताप की आपकी अदालत तय करेगी। आरोप लगाने से तेजस्वी कहीं बेईमान हो जाता है? आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं? नहीं, आप बोले जवाब दीजिए। तेजस्वी को आप बेईमान होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आप ईमानदारी से माफी, एक मिनट, आवाज धीमी। सर तेजस्वी ईमानदार है या बेईमान है, ये कोर्ट तय करेगा, आप नहीं तय करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग मिलकर के जो देश में जो अराजक का माहौल बनाना चाहते हैं, वो नहीं चलने दिया जाएगा। हेमंत जी, बिल्कुल नहीं चलने देंगे, कांग्रेस का है, हम नहीं चलने देंगे। तेजस्वी ईमानदार है या बेईमान है, ये कोर्ट तय करेगा, ये सीबीआई का तोता तय नहीं करेगा, और कुछ लोग नहीं तय करेंगे। अगर कांग्रेस बोलती है कि आप दीजिए ना, कहिए ईमानदार है, बोल दीजिए। मैंने कहा हम बेईमान नहीं कर रहे, करेगा, आप बोलो ईमानदार है, कोर्ट तय करेगा। बोले तेजस्वी ईमानदार है, कैसे कह सकते हैं तेजस्वी थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। टाइम ओवर, थैंक यू। राकेश त्रिपाठी, रविदास मेहरोत्रा, अफजल अब्बास की लगाई आग है कि पूरे डिबेट में आज इशू हो गए तेजस्वी यादव। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने। तो आपने लगाई है? नहीं, आपकी लगाई हुई है। अरे अफजल भाई, आप बोल नहीं पाए, हमारे साला मजबूरी में बोलना। ये आपकी लगाई आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आज की डिबेट के बाद आप लोगों ने एक माइंड सेट तैयार किया होगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी क्या स्ट्रेटजी है। मैं आपको कंक्लूड करके बता देता हूं कि किसकी क्या रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पे है।
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अजीत सिंह, जेडीयू, ये सब इकट्ठे होकर इस ताक में है कि मायावती कब दरवाजा खोलेंगी, कब ये महागठबंधन बनाएंगे। तो इनकी रणनीति तब पता चलेगी जब इनका गठबंधन या महागठबंधन जो भी होता है। लेकिन जो मायावती का पॉलिटिकल मूव है और जो एक्सपर्ट जो उनको जानते हैं, मायावती कभी किसी गठबंधन का हिस्सा होंगी, इस बात को लेकर संदेह है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। This program is co-sponsored by MMR Group, present 52nd Avenue Project. MMR Group, building beyond excellence. शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ. Urban Woods, inspired by your dreams.